भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताजी चीज और ताजी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी। घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी। अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है? आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपनी पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूंगी। अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो। ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम हार मानकर कहाँ भागोगी? आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका, ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है। मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कौवे की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे। एक दिन फॉर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इससे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा। आजकल मैंने भी के बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेल कर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते
और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी अभी हमने पहले ये गेम खेलना है, पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों। चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है, बच्चों इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो? इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा आप कैसे बन गए सोल्जर? यश क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था, जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं। अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। नैनपुर गांव के जंगल में पीलू की एक छोटी सी बेकरी की दुकान थी। उसके हाथ के जाम, पिज्जा, बर्गर लोगों को बहुत पसंद आते थे और उसके यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती थी। पीलू की बहुत तारीफ होती थी। वहीं पर उसकी दुकान के सामने जाबाज की भी बेकरी थी। वो पीलू से बहुत जलता था। एक दिन वो नया साल शुरू होने के पहले अपनी दुकान में केमिकल से बने अलग अलग फ्लेवर्स के बड़े बड़े पिज्जा, बर्गर बेचना शुरू कर देता है। बड़ा साइज होने की वजह से लोग वहीं जाते थे, लेकिन उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता था। इससे पीलू की दुकान में अब लोग कम जाने लगे। ऐसे ही एक दिन ब्रेड सप्लाई करने वाला बबलू पीलू के पास पहुंचता है। पीलू बहन क्या बात है, आप आजकल पिज्जा, बर्गर, ब्रेड्स का ऑर्डर नहीं कर रही हो? नया साल आने वाला है, अब तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। क्या बताऊं बबलू भाई, उस कालू के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो दुकान बंद करने की सोच रही हूँ। अरे ऐसे अपशगुन बातें मत करो बहन, ऐसे हार मत मानो। तुमने बहुत मेहनत से दुकान बनाई है। लेकिन भाई साहब, आप तो अच्छे से जानते हो मुझे बहुत नुकसान हो चुका है। अब मैं और नुकसान नहीं ले सकती। नया साल में सब खुशियाँ मनाएंगे, लेकिन मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मैं उधार लेकर दुकान नहीं चलाऊंगी। तुम फिक्र मत करो पीलू बहन, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूँ। मेरे जीजा जी अफ्रीका के जंगल में फ्रूट्स का काम करते हैं। मैं तुम्हारे लिए वहाँ से अनोखे फ्रूट्स मंगवाऊंगा। तुम्हारे हाथों में तो वैसे भी जाम बनाने का जादू है, बाजार में पहचान है। तुम जाम में जरूरी विटामिन होते हैं कहकर बेच देना। काम कम दाम में लोग बहुत खरीदेंगे, इससे उनका भी फायदा होगा क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ जाम नहीं होगा। बस
फिर क्या तुम उससे खूब मुनाफा कमाना। वाह बबलू, नए साल में नया काम, नया जाम, मजा आएगा। अगर अफ्रीका से फल आए तो। पीलू तैयार हो गई और फिर बबलू उसको अफ्रीका के इम्पोर्टेड फल लाकर देता है, जिससे पीलू शाम में कम पिज्जा बर्गर बनाती है और उसे अपनी सहेली की बेटे टिल्लू को टेस्ट कराती है। बेटा, ये नए जाम पिज्जा बर्गर है, तुम जरा इसे टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। तो टिल्लू कहता है, वाह आंटी, ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाए। और फिर नए साल में पीलू अपनी बेकरी में जाम पिज्जा बर्गर्स बेचने लगती है। उसकी बेकरी में नए साल में नए फ्लेवर लेने के लिए बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और जल्दी ही पूरे जाम पिज्जा बर्गर बिक जाते हैं। इसके बाद से वो लगातार बबलू से अफ्रीका के फ्रूट्स मंगवाने लगती है। पीलू अपने जाम पिज्जा बर्गर्स को बहुत कम दाम में बेचती थी और वो केमिकल के भी नहीं थे। इसकी वजह से जाबाज की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के जाम पिज्जा बर्गर्स को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके जाम पिज्जा बर्गर को नए साल की बड़ी बड़ी पार्टी में ऑर्डर करने लगे, लेकिन पीलू ने उसके दाम नहीं बढ़ाए। इस वजह से गरीब लोग भी उसके जाम पिज्जा बर्गर को खा सकते थे। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी। विद्यापुर नाम के गांव में पीलू चिड़िया रहती थी। उसका बेटा बबलू और बहू बबली वो भी उसी के साथ रहते थे। लेकिन बबलू और बबली को बूढ़ी पीलू का साथ रहना पसंद नहीं आता था। पीलू की एक बेटी थी, उसका नाम हरी था। हरी की बड़े शहर में शादी हो चुकी थी। शादी के बाद से वो बहुत घमंडी हो गई थी और अपने मायके वालों से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक दिन बबलू कहता है, माँ मेरी बात सुनो, मेरी कमाई बहुत कम हो चुकी है और महंगाई बहुत ज्यादा, मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा नहीं उठा पाऊंगा और गांव में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है जहां मैं आपको छोड़ कर आ सकूं। मेरी पूरी कमाई घर चलाने में ही चली जाती है। मुझे बच्चे होंगे तो उन्हें स्कूल कैसे भेजूंगा, ये भी मैं सोचता रहता हूँ। तुम ऐसा करो कि कुछ दिन हरी दीदी के यहाँ चली जाओ। तो पीलू कहती है, बेटा, अपनी बेटी के ससुराल में माँ का रहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन तुझे तकलीफ ना हो तो मैं ही ये तकलीफ उठा लेती हूँ। फिर पीलू अपनी बेटी के ससुराल चली जाती है। पीलू अपनी बेटी को कहती है, बेटी हरी, क्या मैं तेरे घर कुछ महीने रुक सकती हूँ? वो क्या है ना, बबलू की कमाई कम हो गई है तो वो मुझे तेरे यहाँ रुकने के लिए कह रहा है। तो हरी कहती है, अरे माँ, मैं तो अपने पति के साथ आज ही अपनी ननद की शादी में विदेश जाने वाली हूँ, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रख सकती हूँ? पीलू ये सुनकर बहुत दुखी होती है। वो रोने लगती है, हे भगवान, इस बुढ़ापे में मेरे बच्चे कैसे हैं जो मुझे सहारा नहीं दे सकते हैं। मुझे अपने हाल में ही छोड़ दिया है, लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगी। फिर थोड़ी देर में कुछ सोचकर वो एक सुनार के पास जाती है और पीलू वहाँ पे कहती है, सुनार भैया, आप ये मेरे कान के सोने की कुंडल गिरवी रख लो और मुझे इसके कुछ पैसे दे दो। तो सुनार कहता है, इस कुंडल के तो मैं आपको 5,000 ही दे पाऊंगा पीलू बहन। पीलू उन 5,000 को लेकर एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में चली जाती है और मन में सोचती है, इन पैसों से तो 1 महीने का गुजारा हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे और मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मुझे काम शुरू करना चाहिए, लेकिन इतने पैसों से मैं सिर्फ लड्डू बनाने का काम ही शुरू कर सकती हूँ। फिर अगले ही दिन से पीलू बूंदी के लड्डू बनाकर गांव में एक स्कूल के बाहर बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, बूंदी के लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू, गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू, मीठे मीठे बूंदी के लड्डू। वहाँ पर सुंदरी आती है, बहन, बूंदी के लड्डू कितने की है? तो पीलू कहती है, सिर्फ 20 रुपए की 4। तो सुंदरी कहती है, मुझे पहले एक चखने के लिए देना तो।
सुंदरी एक लड्डू खाती है और कहती है, वाह बहन, तुमने तो कमाल के बूंदी के लड्डू बनाए हैं। ये लो पैसे, मैं और भी लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगी। गरीब को इतना स्वादिष्ट और अच्छा बूंदी के लड्डू नसीब नहीं होता है, वो सब बहुत खुश होंगे। घर लौटते समय पीलू को 2 गरी मिलती है। पीलू उन दोनों चिड़ियों को भी बूंदी के लड्डू दे देती है। इस तरह से जल्दी ही पीलू की दुकान चल पड़ती है और उसके पास इतने ग्राहक आते हैं कि वो अकेले काम नहीं कर सकती थी। पीलू रोज बूंदी के लड्डू बनाती और 2 बूंदी के लड्डू उन गरीब चिड़ियों को दे देती थी। तभी वहाँ पे सुंदरी आती है और कहती है, सुनो पीलू चिड़िया, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा। आप हमारे स्कूल के लिए 500 लड्डू का ऑर्डर ले लो। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और मन में कहती है, अब रिपब्लिक डे आने वाला है, बूंदी लड्डू लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे और भी लोग चाहिए। क्यों ना मैं उन गरीब चिड़ियों को काम पर लगा लूं? पीलू उन चिड़ियों से कहती है, सुनो, तुम दोनों यहाँ पर भीख मांगती हो, मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ। अपनी दुकान में अगर तुम करना चाहो तो लवली कहती है, बहन, मेरा नाम लवली है। मैं एक अमीर घर से थी, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ हूँ। तब और एक चिड़िया कोयल कहती है, मैं भी अच्छे घर से थी बहन, मेरी भी यही कहानी है। हम तुम्हारे साथ काम करेंगे और मेहनत से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है और फिर तीनों चिड़िया मिलकर रिपब्लिक डे के लिए लड्डू बनाने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन पीलू का बेटा उसकी दुकान में आता है। माँ, तुम तो बहुत मेहनती हो, मुझे माफ कर दो माँ। हम जवान लोगों के रहते तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो ना, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं। तुम्हें किस हाल में छोड़ दिया था। मैं अब तुम्हारी दुकान में काम करूँगा। तो पीलू कहती है, बेटा, अब मेरे रिपब्लिक डे के लिए बूंदी के लड्डू बना रही हूँ, तू जाकर और भी स्कूल से ऑर्डर ले आ। फिर उस दिन बबलू दूसरे स्कूल से लड्डू के ऑर्डर ले आता है और उसकी पत्नी भी पीलू के काम में हाथ बटाने लगती है और पूरी ईमानदारी से वो दोनों पीलू की सेवा करने लगते हैं। जल्दी ही पीलू सभी की मदद से सभी स्कूलों का ऑर्डर पूरा कर देती है और रिपब्लिक डे में सुंदरी उसे स्पेशल मेडल भी देती है, जिससे पीलू और उसका परिवार बहुत खुश हो जाता है। इस तरह से पीलू अब अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा, तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं शारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी, आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी, आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी, बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा ना शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा, बताओ तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी, आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी
अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है। अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं। एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और भी बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। जामपुर गांव के जंगल में पीलू और सुंदरी दो पड़ोसन रहती थी। दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थी। पीलू एक सीधी साधी साफ मन की गरीब चिड़िया थी, तो सुंदरी एक चालाक और लालची कव्वी थी। दोनों के खेत बगल बगल में थे। एक दिन पीलू का पति बंटी काम से लौट रहा था। तभी उसका एक मोटर कार से एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पांव टूट गए। पीलू पर घर संभलने का बोझ आ गया था। पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं अपने खेत में और ज्यादा मेहनत करूंगी और जो भी कमाई होगी उससे मैं आपका इलाज कराऊंगी। तो बंटी कहता है, पीलू, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। भगवान करे मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। एक बार दोनों सहेलियों ने मक्के की खेती की। पीलू को सुंदरी से ज्यादा फसल आई। सुंदरी इस बात से मन ही मन जलने लगी। पीलू को मक्के की बहुत अच्छी फसल हुई है, मुझे इसकी फसल को नष्ट करने का कोई रास्ता निकालना होगा, ऐसे सुंदरी सोचती है। फिर एक दिन सुंदरी पीलू के पास जाती है और उससे कहती है, पीलू, मैं तेरे लिए ये साधु महात्मा से वरदान में बीज लेके आई हूँ। ये बीज अगर तू अपने खेत में बो देगी तो तुझे 10 गुना ज्यादा फायदे वाली फसल होगी। पीलू कहती है, अरे वाह सुंदरी बहन, तुम कितने साफ दिल की हो। तुम्हें जो साधु महात्मा से जादुई बीज मिले थे वो तुम मुझे दे रही हो। तो सुंदरी बोलती है, हाँ बहन, क्या है ना, तुम बहुत ईमानदारी से अपनी खेत का ख्याल रखती हो और तुम्हें भाई साहब की सेहत का ख्याल भी रखना है, तो इसलिए ये बीज मैं तुम्हें दे रही हूँ। कुछ दिनों बाद पीलू अपने खेत में सुंदरी के दिए हुए बीज बोने लगती है और सुंदरी ये देख के बहुत खुश होती है। पीलू रोज अपने खेत में पानी देती है, लेकिन बहुत दिन बीतने के बाद भी उसके खेत में फसल नहीं उगती। पीलू सुंदरी से कहती है, अरे सुंदरी बहन, तुमने जो साधु महात्मा के बीज मुझे दिए थे उसमें से तो फसल उग ही नहीं रही है, लेकिन तुम्हारी खेत की फसल तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सुंदरी कहती है, तुम फिक्र मत करो पीलू, ये बीज बेकार नहीं जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन पीलू के खेत में कोई फसल नहीं आती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मुझ गरीब के खेत में इस बार कोई फसल नहीं होगी। अब मैं इनका इलाज कैसे करवाऊंगी, घर का खर्च कैसे चलाऊंगी। लगता है ये खेत अब बेचना पड़ेगा।
तो बंटी कहता है, पीलू इतनी दुखी मत हो, हम अपना खेत नहीं बेचेंगे, चाहे जो हो जाए। तुम मुझे वो बीज दिखाओ, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। पीलू बीज दिखाती है। ये देखिए जी, ये है वो बीज। तो बंटी बोलता है, अरे ये बीज नहीं है पीलू, ये मछली के अंडे हैं। सुंदरी ने हमारे साथ चालाकी की है। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। बंटी पीलू के कान में कुछ कहता है और फिर पीलू मछली की दुकान में जाकर बहुत सारी मछलियाँ ले आती है। पीलू उन मछलियों को अपने खेत में लगा देती है और पीलू सुंदरी को बुलाती है, सुंदरी बहन, ओ सुंदरी बहन, जरा घर से बाहर तो आओ। सुंदरी आती है। क्या हुआ पीलू, क्यों आवाज लगा रही हो? अरे जरा मेरे साथ मेरे खेत में चलो, चल कर तो देखो। दोनों खेत में जाती है। सुंदरी आश्चर्य से बोलती है, अरे ये क्या पीलू, ये मछलियाँ कहाँ से उगी है? ये मछलियाँ कहाँ से आई तुम्हारी खेत में? तो पीलू कहती है, ये तो तुम्हारे दिए हुए साधु महात्मा का बीज का कमाल है। ये सुनकर सुंदरी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने खेत की फसल को उखाड़ने लगती है और उसे पीलू के खेत की तरफ फेंकने लगती है। तो पीलू कहती है, अरे सुंदरी बहन, ये क्या कर रही हो? अपनी खेत को क्यों बर्बाद कर रही हो? तो सुंदरी कहती है, पीलू मैं भी मछलियों की खेती करूंगी, तुम इस मक्के की फसल को भी अपने खेत की बची हुई जगह में लगा लो। सुंदरी के मछलियों के बीज को बोने के बाद भी उसके खेत में मछलियों की फसल नहीं उगती है। दूसरी तरफ पीलू की खेत में मक्के की फसल लहलहाने लगती है। पीलू बहुत खुश होती है। सुंदरी पीलू से कहती है, पीलू तुम्हारी बीज कैसे मछलियों की फसल उगा दिया, जबकि मेरे बीज से तो मछलियाँ उगी नहीं रहे हैं? तो पीलू कहती है, अरे बहन, तुम साधु महात्मा का आशीर्वाद लेना भूल गई, इसलिए तुम्हारी फसल नहीं आई। तुम उसी साधु महात्मा से आशीर्वाद ले आओ। तो सुंदरी कहती है, पीलू मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें धोखा देकर मछलियों के अंडे दिए। मैं तुम्हारी मेहनत से जलती थी, मेरे पास किसी साधु महात्मा के बीज नहीं थे। तो पीलू कहती है, सुंदरी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे पति की जान खतरे में है। तो सुंदरी कहती है, मुझे माफ कर दो बहन, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। पीलू बोलती है, मुझे खुशी है कि तुम सही समय पर सुधर गई। इसके बाद से सुंदरी पीलू के साथ मिलजुल कर रहने लगी और पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जीने लगी। इस तरह से पीलू भी अपने पति का अच्छे से इलाज कराकर उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी, अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ, मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है, ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है।
आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तो भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो, अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है।